गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 4th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात जब किसी चालक तार से, हमारे पास एक चालक तार है, जब इस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस तार के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को यदि रखा जाए तो उस पर एक बल लगेगा जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। इस प्रयोग को एक वैज्ञानिक ने करके दिखाया जिनका नाम था ऑस्टेट। तो हम लोग ऑस्टेट के प्रयोग को भी पढ़ेंगे। ऑस्टेट के प्रयोग में एक सीधा धारावाही चालक तार को लिया गया, यानी कि एक कंडक्टिंग वायर है, और उस कंडक्टिंग वायर को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया, यानी कि एक चालक तार है, उस चालक तार को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया और उसके दोनों सिरों को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तार के नीचे हमने एक चुंबकीय सुई को भी रखा। जब चालक तार से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उस स्थिति में चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहता है, अर्थात चुंबकीय सुई तार के अनुदिश है। लेकिन जैसे ही चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाता है वैसे ही चुंबकीय सुई में विक्षेपण पैदा होता है। अब हमें यह सोचना है कि चुंबकीय सुई चुंबक का बना हुआ है और यह चुंबकीय सुई उसी स्थिति में विक्षेपित होता है जब चालक तार से धारा प्रवाहित होती है, अर्थात चालक तार से धारा प्रवाहित होती है तो उस तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिस क्षेत्र के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो ये ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट है और ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट को हमें जानना भी चाहिए। अब इसके बाद ऑस्टेट साहब ने ये बताया कि किसी धारावाही चालक तार से अगर विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाए तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबकीय सुई को रखा जाए तो उसमें विक्षेपण पैदा होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र तभी तक रहता है जब उससे धारा प्रवाहित होती है। जैसे ही धारा प्रवाह बंद हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहेंगे अस्थायी। क्या कहेंगे? अस्थायी। तो सुई में होने वाला विक्षेपण, सुई में होने वाला जो विक्षेपण है, इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके लिए भी प्रयोग किया गया। चालक तार जो कंडक्टिंग वायर है उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रखकर अगर हम करंट के डायरेक्शन को बदल दें, किसके डायरेक्शन को बदल दें? करंट के डायरेक्शन को बदल देंगे। जैसे अगर हमारे पास यह चालक तार है, आप इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास ए बी एक चालक तार है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा। ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोग स्टडी कर चुके हैं कि करंट का जो फ्लो होता है वह हाई पोटेंशियल से किधर होता है? लो पोटेंशियल की ओर। तो पॉइंट ए जो है वो हाई पोटेंशियल पर है, ये देख रहे हैं, प्लस टर्मिनल से कनेक्टेड है। बी पॉइंट जो है वो माइनस टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि यह हाई पोटेंशियल होगा और यह लो पोटेंशियल होगा। तो करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से किधर होगा? लो पोटेंशियल की ओर, यानी कि यह करंट का डायरेक्शन होगा, विद्युत धारा की दिशा होगी। अगर करंट का ये डायरेक्शन है तो मान लीजिए कि ये जो है इसको हमने एक चुंबकीय सुई लिया। अगर इसमें डिफ्लेक्शन ऐसे होता है, ये देखिए कैप वाला पोर्शन ऊपर चला गया और इसका टेल वाला पोर्शन नीचे आ गया। जब करंट के डायरेक्शन को बदल दिया गया है ना, यानी कि करंट के डायरेक्शन को जब बदल दिया गया तो इस चुंबकीय सुई में, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो गया। जब करंट इस डायरेक्शन में है तो डिफ्लेक्शन ऐसे होता है
लेकिन जब करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये डिफ्लेक्शन पहले से उल्टा हो जाएगा। उसके बाद अभी हमने इस मैग्नेटिक नीडल को, चुंबकीय सुई को वायर के ऊपर रखा, ठीक है। अब हम इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं। इस मैग्नेटिक नीडल को हम मैग्नेटिक वायर, कंडक्टिंग वायर के नीचे लाते हैं। तो नीचे लाने से भी हमने क्या देखा कि अगर जब इस मैग्नेटिक नीडल को ऊपर रखते हैं तो ऊपर रखने से यदि डिफ्लेक्शन ऐसे होता है, ठीक है, ये कैप ऊपर चला गया, तो जब हम इसको नीचे रखेंगे तो ये डिफ्लेक्शन नीचे आ जाता है। तो ऑस्टेड साहब ने ये बताया कि किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित कराया जाए तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस तार के नजदीक में यदि किसी चुंबकीय सुई को रखा जाए तो उस चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है। अब ये सुई के जो विक्षेपण की जो दिशा है वह दो बातों पर निर्भर करती है, चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा पर और चुंबकीय सुई की स्थिति पर। अब यहां तक समझने के बाद हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक सीधा धारावाही चालक तार है। जैसे अगर हम इसको एक चालक तार ले लें और इसमें विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा, उसका डायरेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है कि हम अपने राइट हैंड से करंट कैरिंग कंडक्टर को इस प्रकार से पकड़ते हैं, धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़ते हैं कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में होना चाहिए और बाद बाकी पंजे को आप मोड़िए, तो इसको मोड़िएगा तो ये ऐसे आएगा। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, यह डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताएगा, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा। आप देख रहे हैं वृत्तीय रूप से, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि इसको इस तरह से कर देते हैं कि धारा जो है वो नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो ये देखिए ये ऐसे, तो ये अब ऐसे जाएगा इस तरह से। तो अगर धारावाही चालक तार में धारा ऊपर की ओर है तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि किसी धारावाही चालक तार से धारा को प्रवाहित कराया जाए तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम कैसे मालूम करेंगे? इसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का अंगूठा नियम, ये कहता है कि आप सीधे धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़िए कि अंगूठा धारा की दिशा में होनी चाहिए, अंगूठा किधर होनी चाहिए, धारा की दिशा में होनी चाहिए, और आप अपने पंजे को मोड़िएगा तो वह जिस दिशा में मुड़ेगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो यहाँ तक ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम आवेश को गति कराएं तो उस आवेश पर जो बल लगेगा उस बल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, इससे पहले हम लोगों ने विद्युतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसको विद्युतीय बल कहा जाता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा उसको चुंबकीय बल कहेंगे। तो किसी गतिशील आवेश पर जो बल लगेगा वह बल कितना होगा, उस गतिशील आवेश पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोगों का हेडिंग रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल
मान लीजिए कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, ठीक है, और हमने किसी आवेश Q को v वेग से गति कराया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र B है, हमने Q आवेश को कितने वेग से, v वेग से गति कराया। अब इस गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र B के कारण जो लगने वाला बल होता है, यह समानुपाती होता है B के। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम Q आवेश ले, उसे v वेग से गति कराएं, ठीक है, Q आवेश रहे, उसको v वेग से गति कराते हैं, और इस कमरे में अगर उस पर फोर्स लगता है 1 न्यूटन, फिर हम दूसरे कमरे में जाते हैं, वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र है, उसी Q आवेश को हम v वेग से गति कराते हैं और उस पर लगने वाला बल होता है 2 न्यूटन। तो क्लियर है कि यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है, और उस कमरे में जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वह दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 न्यूटन लग रहा है, वहाँ पर 2 न्यूटन लग रहा है। आवेश दोनों जगह पर एक ही है, आवेश का वेग भी एक ही है। अगर बल ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो लगने वाला बल जो है, गतिशील आवेश पर लगने वाला जो बल होगा वह समानुपाती होगा किसके, B के, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के। उसके बाद हमने इस कमरे में Q आवेश को लाया, v वेग से गति कराया, फिर उसी Q आवेश को हमने 2v वेग से गति कराया। तो हमने देखा कि v वेग से गति कराने पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो वेग को जब हम दोगुना कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो उस पर लगने वाला बल भी क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि F जो होता है वह समानुपाती होता है v के, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से देख रहे हैं कि F समानुपाती B के, F समानुपाती V के। उसके बाद अब देखिए, इसी कमरे में हमने एक आवेश Q को लिया, v वेग से गति कराया, दूसरे आवेश हमने लिया, उसको भी हमने v वेग से ही गति कराया। तो पहले आवेश पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा, आवेश के कारण 1 न्यूटन का फोर्स लगा, और दूसरे आवेश के कारण है ना 2 न्यूटन का फोर्स लगा। तो क्लियर है कि पहले के आवेश के परिमाण की अपेक्षा जो हमने बाद में आवेश लाया उसका परिमाण दोगुना होगा, यानी कि लगने वाला चुंबकीय बल जो है वह चुंबकीय बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला जो बल है ना, वह समानुपाती होगा किसके, Q के। अब अगर हम ये तीनों इक्वेशन को अगर हम मिलाएं, ठीक है, तो F समानुपाती हो जाएगा Q V B के, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाना चाहते हैं, तो इसको जब हम हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K Q V इंटू B आएगा। अब यहाँ से हम K को नहीं रखना चाहते हैं, K को हटाना चाहते हैं, लेकिन K को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा ये समझिए। हम एक नए क्वांटिटी को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, वो नए क्वांटिटी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और यह चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होगा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होगा, है ना। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस K को हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस K का मान हम यहाँ पर 1 करना चाहते हैं। तो K का मान 1 करने के लिए है ना हमें F का मान कितना लेना पड़ेगा, F इक्वल टू, यदि F इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो है ना K बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे लिए एक नया फॉर्मूला क्या बनेगा, तो F बराबर Q V B, ठीक है। अब ये देखिए F बराबर Q V B, ये तो आ गया। अब अगला पॉइंट ये है कि बल, फोर्स, इसके पास परिमाण भी होता है, इसके पास दिशा भी होता है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने यहाँ परिमाण के बारे में तो बता दिया है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि किसी गतिशील आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, कोई गतिशील आवेश है, उस गतिशील आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, वह बल की जो दिशा होती है वह वेग के भी लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होता है। तो वेग कौन सी राशि है, सदिश राशि,
चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? तो क्षेत्र हमेशा सदिश राशि होता है, क्योंकि चाहे वह चुंबकीय क्षेत्र हो, गुरुत्वीय क्षेत्र हो या विद्युतीय क्षेत्र हो, ठीक है, उसके पास दिशा होता है, उसके पास परिमाण होता है, और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सदिश राशि। तो B सदिश राशि है, भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो यह दो सदिश है, और बल भी कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि गतिशील आवेश पर लगने वाला जो बल का परिमाण है वह वेग के भी लंबवत होता है और चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होता है। और उसकी दिशा हम कैसे मालूम करेंगे, ये हम आगे चल के बताएंगे। तो अगर दो सदिश का गुणनफल भी अगर एक सदिश आएगा, भी क्या है? सदिश है, भी क्या है? सदिश है, और ये दोनों का गुणनफल भी क्या आएगा? अगर एक सदिश ही आएगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूज करेंगे? आप 11th क्लास में पढ़े हैं कि दो सदिश है, दो सदिश का गुणनफल अगर एक सदिश आएगा तो उसको सदिश गुणनफल कहेंगे, जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा? बी और बी का। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, भी सदिश है, बी भी क्या है? सदिश है, और यह दोनों का गुणनफल बल आया, बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भी क्रॉस बी किसके बराबर है? एफ के बराबर है, यानी कि एफ की जो दिशा होगी वह भी पर भी लंबवत होगा और बी पर भी लंबवत होगा। अब अगर हम इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा किसके बीच का कोण है? तो थीटा जो है वह आवेशित कण की गति, यानी कि भी और बी के बीच का कोण, थीटा जो है वह भी और बी के बीच का कोण है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो थीटा जो है वह वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। मान लेते हैं कि अगर हमने किसी आवेश Q को भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराया, भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराया, तो उस स्थिति में बताइए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और इसका मान 1 होता है, यानी कि F बराबर क्यू वी बी, और यह F का कौन सा मान होगा? तो मैक्सिमम, यानी कि किसी गतिशील आवेश पर मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? क्यू वी बी होगा। यह मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब हम किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम v वेग से गति कराएंगे तो उस पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स क्यू वी बी आएगा। लेकिन यदि हमारे पास कोई आवेश q है, उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही v वेग से गति कराया, तो यदि v और b दोनों समांतर हो, दोनों क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए हो, तो इस स्थिति में थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 0, और यह मिनिमम फोर्स। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कराएंगे तो उस पर लगने वाला बल 0 होगा, और किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराएंगे तो उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? क्यू वी बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या चाहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, अब हमें मालूम हो गया कि चूंकि F बराबर क्या होता है? क्यू वी बी, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का SI यूनिट हम डिफाइन करना चाहते हैं कि B के SI यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, या फिर B का SI यूनिट होता क्या है? तो यहाँ से आपको मालूम है, हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं B का SI यूनिट, ठीक है। B का SI यूनिट क्या होता है, तो ये हम लोग समझते हैं। तो चूंकि F बराबर क्या होता है? क्यू वी बी,
तो B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, F बटा क्यू भी। ठीक है, अब B का हमें ऐसा यूनिट चाहिए, तो B का ऐसा यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा F का ऐसा यूनिट, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम। ठीक है, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड, न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड ना कह के इसके जगह पर हम लोग यूज करते हैं टेस्ला। क्या यूज करते हैं, टेस्ला, जिसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र B का ऐसा यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। वो क्या होता है, टेस्ला। लेकिन टेस्ला जो होता है वो बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए इसके बदले में हम छोटे मात्रक का यूज करते हैं, वो होता है गॉस, है ना। तो हम लिख देंगे कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल को डील करेंगे तो वहां पर ये काम देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो वह बल क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। ये बल का फॉर्मूला आ गया, जिसके द्वारा हम बल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी गतिशील आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा एंगल पर अगर हम गति कराएंगे तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। उसके बाद अगर यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि थीटा 90 डिग्री हो, अर्थात किसी आवेश Q को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराएंगे तो थीटा 90 डिग्री, उस स्थिति में फोर्स कितना हो जाएगा, Q भी B हो जाएगा। अगर हम किसी आवेश Q को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कराएंगे तो वहां पर थीटा 0 डिग्री और लगने वाला बल भी 0 हो जाएगा। B का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो B का ऐसा यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करें, F बराबर क्यू भी। ठीक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, F बटा क्यू भी, और यहाँ से न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड, जिसको हम लोग टेस्ला कहते हैं, और 1, है ना। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि टेस्ला बहुत बड़ी मात्रक है, इसीलिए इसका छोटा मात्रक गॉस का प्रयोग किया जाता है, और 1 गॉस बराबर होता है 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम लोग ये देखना चाहते हैं कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे, 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो कि B बराबर होता क्या है, F बटा Q इंटू V। ये फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, ये वाले फॉर्मूला का। ठीक है, तो B बराबर कितना, F बटा Q इंटू V। B का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो 1 टेस्ला, 1 टेस्ला हम इसको लिख सकते हैं 1 न्यूटन बटा 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए, हम इसको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं आपको। 1 टेस्ला क्या होता है, तो 1 कूलम आवेश को, ध्यान से समझिएगा, 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कराने से यदि उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला कहलाती है। फिर से सुनिए, 1 कूलम आवेश को, कितने कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कराने पर उस गतिशील आवेश पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ तक तो हम लोग का क्लियर हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है। टेस्ला बड़ा मात्रक है, उसके बदले में छोटे मात्रक हम लोग गॉस का प्रयोग करते हैं। 1 गॉस 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है, और 1 टेस्ला को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 कूलम आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कराने पर उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता होता है वह 1 टेस्ला कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B का बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, या डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो ये आप इसी फार्मूले का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ते हैं कि यदि किसी क्षेत्र पर, यदि किसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र भी मौजूद हो और विद्युतीय क्षेत्र भी मौजूद हो, ठीक है, किसी
जगह पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों मौजूद हो और किसी आवेश q को हम v वेग से अगर हम गति कराएंगे तो विद्युतीय क्षेत्र विद्युतीय बल लगाएगा, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल लगाएगा, यानी कि एक ही आवेश पर कितना बल लगेगा, 2 बल लगेगा। तो दोनों बल का जो परिणामी बल होगा उसको हम एक नाम से जानते हैं, उस बल का नाम होता है लॉरेंट्ज फोर्स। क्या होता है? लॉरेंट्ज फोर्स, यानी कि लॉरेंट्ज बल। तो वो अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है लॉरेंट्ज बल। लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। यदि किसी जगह पर मान लेते हैं कि इस बोर्ड पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जो है वह विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर दोनों मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर दोनों यहाँ पर मौजूद है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युतीय बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगेगा। किसी आवेश Q को, यदि आवेश Q लेते हैं, आवेश Q को, ठीक है, V वेग से, कितने वेग से? V वेग से गति कराया जाए और वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, है ना, V वेग से गति कराया जाए जब थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अर्थात किसी आवेश Q को V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, हम यहां से लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया जाए तो इस स्थिति में अब बता सकते हो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। अब बताओ कि इस Q आवेश पर, आवेश Q है, विद्युत क्षेत्र E है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युतीय बल लगेगा उसको हम लोग कहेंगे Fe, ठीक है। तो यह बल का परिमाण कितना हो जाएगा? तो Q इंटू E वेक्टर, यह विद्युतीय बल लगा। इसी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र भी बल लगाएगा, चुंबकीय बल लगेगा, वह चुंबकीय बल कितना होगा? तो ये हम लोग देखते हैं Q V B और साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री, क्योंकि हमने आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराया है। तो अब बताइए कि उसी आवेश Q पर, उस आवेश Q पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा? तो F वेक्टर बराबर हो जाएगा, है ना, Fe वेक्टर प्लस Fb वेक्टर, यानी कि विद्युतीय बल प्लस चुंबकीय बल। तो अब यहाँ से F वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? Q इंटू E वेक्टर प्लस QVB। और हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो इसीलिए हम यहाँ से V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए कि यह दोनों में कॉमन क्या है? तो Q कॉमन है, तो जब हम Q को कॉमन कर लेंगे तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q, ठीक है। और यहाँ से E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो उस गतिशील आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है उसी परिणामी बल को हम लोग लॉरेंट्ज बल कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो उस गतिशील आवेश पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है उसी को हम लोग लॉरेंट्ज बल कहते हैं। और यह लॉरेंट्ज बल कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए आप प्रोसेस समझ लीजिए कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युतीय बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगेगा, और इस पर जो लगने वाला बल चूंकि एक सदिश राशि है इसलिए हमने इस दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि F बराबर Q E वेक्टर प्लस Q V क्रॉस B, और इसमें से Q कॉमन ले लेंगे तो यह जो परिणामी बल जो आया इसी को हम लोग कहेंगे लॉरेंट्ज बल। तो आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करते हैं। इसके बाद जो भी टॉपिक है कि किसी भी जगह पर अगर चुंबकीय क्षेत्र
किसी जगह पर चुंबकीय क्षेत्र है, हमने Q आवेश को V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति कराया, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आवेश पर बल लगेगा, उस बल के कारण उसका पाथ कैसा होगा, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।